गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। मैं सूर्य प्रकाश शर्मा हूं और हम लोग पढ़ रहे हैं शक्ति के बारे में आजकल। पिछले वीडियो में मैंने आपसे बताया था कि शक्ति राजनीति विज्ञान की मूल अध्ययन इकाई में से है, क्योंकि राजनीति शक्ति पर आधारित होती है। शक्ति के लिए संघर्ष ही राजनीति है। शक्ति और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए राजनीति विज्ञान में शक्ति का बहुत अधिक महत्व है। इसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की थी कि शक्ति को परिभाषित कैसे किया जाए और उसमें परिभाषा की क्या कठिनाइयाँ हैं, उनकी चर्चा हमने की। आज हम बात करेंगे शक्ति की परिभाषाओं के बारे में। तो कुछ परिभाषाएं आप यहाँ देख पा रहे हैं। सबसे पहली परिभाषा M.G. स्मिथ की है। शक्ति क्या है? व्यक्तियों तथा वस्तुओं पर प्रभावी ढंग से कार्य करने की क्षमता, जिसमें समझाने बुझाने से लेकर के बाध्य करने तक सभी साधनों का प्रयोग किया जाता है। अभिप्राय यह है कि वस्तुओं और व्यक्तियों से अपेक्षित कार्य लिया जा सके, इसके लिए समझाना बुझाने से लेकर के दबाव डालने तक, बाध्य करने, मजबूर करने तक जो भी साधन प्रयोग किए जाए, उसे शक्ति कहा जाता है। यानी मुख्य बात यह है कि वस्तुओं और व्यक्तियों से अपेक्षित कार्य ले पाने की क्षमता, वो शक्ति है। और देखते हैं इसी परिभाषा को और दूसरी परिभाषाएं, जैसे हैरोल्ड लासवेल, प्रभाव के इस्तेमाल की विशिष्ट स्थिति। यानी हैरोल्ड लासवेल शक्ति को प्रभाव के एक प्रकार के रूप में परिभाषित करते हैं, प्रभाव का ही एक रूप मानते हैं। लेकिन प्रभाव और शक्ति थोड़े अलग अलग हैं। इसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ क्लियर कर दूं। प्रभाव जो है वो परसुएसिव होता है, यानी मनाने का भाव, समझाने बुझाने का भाव अधिक होता है प्रभाव में। शक्ति में दबाव का भाव अधिक होता है। समझाना बुझाने की आवश्यकता शक्ति में नहीं होती। मार्गेंथाउ क्या कहते हैं? शक्ति जो है एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यों पर शक्ति है। यानी अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित कर पाता है, उसके कार्यों को प्रभावित कर पाता है, तो उस पहले व्यक्ति को शक्तिशाली कहा जाएगा, या कहा जाएगा कि उसके पास शक्ति है। अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क माने उसकी सोचने समझने की क्षमता, उसके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर लेता है, या उसके जो है कार्यों को प्रभावित करता है, तो कहा जाएगा कि वो शक्ति संपन्न है। रॉबर्ट डहल वो भी कहते हैं कि शक्ति प्रभाव का एक विशिष्ट रूप है, जिसमें आज्ञा पालन न होने की स्थिति में अत्यधिक हानि की संभावना निहित होती। रॉबर्ट डहल भी कह रहे हैं कि भाई प्रभाव का ही एक रूप है शक्ति, लेकिन इसमें यह बात निहित है कि अगर आप की बात को नहीं मानेंगे तो आपको हानि हो सकती है। वो शक्ति है। कई बार हम इस डर से कोई काम करते हैं कि अगर सामने वाले का काम हमने नहीं किया तो हमें कहीं वो नुकसान पहुंचा सकता है। जरूरी नहीं वो हमें जोर जबरदस्ती से हमसे काम करावे, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुंचा सकता है। उस भय से हम काम करते हैं। और सबसे अच्छी परिभाषा जो मुझे लगती है वो है एरिस्टोनी की परिभाषा। ये अपने आप में पूर्ण परिभाषा मुझे लगती है, इसको आप जरूर याद करें। एरिस्टोनी क्या कहते हैं कि किसी व्यक्ति अथवा समूह की अन्य व्यक्तियों अथवा समूहों के आचरण को
अपने इच्छानुसार परिवर्तित करने की क्षमता शक्ति है। एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति के आचरण को बदल पाता है अपनी इच्छानुसार तो वो शक्ति है। एक समूह दूसरे समूह के आचरण को अपनी इच्छानुसार प्रभावित कर पाता है तो वो शक्ति है। सपोज करो आप कोई काम करना चाहते हो और मैं नहीं चाहता कि आप वो काम करो, और मेरी बात आप मानते हो, तो इसका मतलब मेरे पास शक्ति है। या यूं कहें कि आप कोई कार्य नहीं करना चाहते और मैं चाहता हूं कि आप वो काम करें और आप वो काम करते हैं तो भी मेरे पास शक्ति है। यानी अगर मैं आपको कोई काम करने से रोक लूं तो भी मेरे पास शक्ति है, या कोई काम करवा लूं आपसे तो भी मेरे पास शक्ति है। वीवी डाइक, बाध्यकारी प्रभाव। देखिए मैंने आपसे कहा था कि बड़ी छोटी सी परिभाषा है वीवी डाइक की और बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये याद रख लीजिएगा। 2 शब्द हैं केवल। शक्ति क्या है? बाध्यकारी प्रभाव है। ऐसा प्रभाव जो बाध्य करता है, मजबूर करता है हमें। प्रभाव एक ऐसा भी हो सकता है जो हमें मजबूर न करे, इस प्रकार का प्रभाव भी हो सकता है, वो शक्ति नहीं है। लेकिन ऐसा प्रभाव जो मजबूर करता है, हमें बाध्य करता है कोई कार्य करने या न करने के लिए, तो वो शक्ति कही जाएगी। इसी तरह से जॉर्ज श्वार्ज़ेनबर्गर, वो भी कहते हैं कि अपालन की स्थिति में प्रभावी शास्त्रियों की सहायता से दूसरे पर अपनी इच्छा थोपने की क्षमता शक्ति। मतलब किसी को मजबूर करा करके हम अपनी बात थोप दे, मनवा लें किसी जोर जबरदस्ती से, बलपूर्वक, तो वो शक्ति कही जाएगी। जरूरी नहीं हमको बल प्रयोग करना पड़े, ये जरूरी नहीं है, लेकिन सामने वाले अगर इस डर के कारण करता है कि बल प्रयोग भी हो सकता है तो हम उसको शक्ति कहेंगे। मार्गेंथाउ की दूसरी परिभाषा यहाँ नीचे दी है मैंने, और मार्गेंथाउ इस दूसरी परिभाषा में शक्ति को एक मनोवैज्ञानिक रूप में देखते हैं कि एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति के मध्य मनोवैज्ञानिक संबंध है। एक व्यक्ति जो शक्ति का प्रयोग करता है और दूसरा व्यक्ति जिस पर शक्ति का प्रयोग किया जाता है, उन दोनों के मध्य एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध है शक्ति, जिसमें पहला व्यक्ति आदेश देता है, दूसरा व्यक्ति उसका पालन करता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि शक्ति एक प्रकार की क्षमता है, एबिलिटी है। किस बात की क्षमता? जिसके द्वारा हम दूसरों के आचरण यानी व्यवहार को प्रभावित करते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जो काम दूसरा व्यक्ति नहीं करना चाहता वो हम उससे करवा लेते हैं, या जो वो करना चाहता है उसको करने से हम उसे रोक लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास शक्ति है, और ये शक्ति हमेशा बाध्यकारी होती है। शक्ति और प्रभाव में मोटा सा अंतर यही है कि शक्ति बाध्यकारी होती है, यानी उसकी बात को मानना आपके लिए कंपलसरी होता है, वरना आपको नुकसान का भय होता है, दंड का भय होता है। प्रभाव में ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये देखने की बात है। शक्ति की परिभाषाएं आप देखें, इसमें आप R.H. टोनी, वी डाइक की परिभाषा और एक मार्गेंथाउ की परिभाषा जरूर याद करें। 3 परिभाषाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं। शक्ति की विशेषताएं देखिए। सबसे पहली संबंधात्मक, यानी शक्ति जो है संबंधों में अभिव्यक्त होती है। दो पक्षों के बीच का संबंध है शक्ति, कहने का मतलब ये है। दो पक्ष नहीं होंगे तो शक्ति का कोई मतलब नहीं। दूसरी बात, पारस्परिकता। ये
पहले और दूसरे का एक ही अर्थ है। तीसरा पे आ जाइए आप सीधा, सापेक्ष होती है। सापेक्ष का मतलब ये है कि रिलेटिव होती है। अ, ऐसा कह सकते हैं हम, ए बी से शक्तिशाली है, एक सापेक्षता ये है। इसका मतलब ये नहीं है कि बी के पास कोई शक्ति नहीं, बी के पास भी शक्ति है। और ए सी से कमज़ोर है, ऐसा भी हो सकता है। सापेक्ष होती है मतलब कोई किसी से शक्तिशाली हो सकता है, कोई किसी से कमज़ोर हो सकता है। जो शक्तिशाली है वो सभी परिस्थितियों में शक्तिशाली हो, ये ज़रूरी नहीं है। समय सापेक्ष होती है शक्ति, स्थान सापेक्ष होती है। जैसे आप सुनते हैं, एक बड़ी आम सी कहावत है, अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। यानी अपनी गली में तो कुत्ता शेर के बराबर शक्तिशाली हो जाता है, एक तरह से उसकी शक्ति बढ़ जाती है, लेकिन वही कुत्ता दूसरी गली में जाके कमज़ोर पड़ जाता है। सापेक्ष है, स्थान सापेक्ष है। इसका मतलब काल सापेक्ष भी होती है शक्ति। कोई आज शक्तिशाली है, कल जरूरी नहीं वो शक्तिशाली रहे। समय, क्योंकि समय के बारे में कहा जाता है समय बड़ा बलवान है, तो शक्ति जो है समय सापेक्ष भी होती है, स्थान सापेक्ष होती है और व्यक्ति के सापेक्ष भी होती है। ए से बी शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन ए से सी शक्तिशाली हो सकता है, ए सी से शक्तिशाली हो सकता है। ये सापेक्षता की बात है। चौथी बात, वास्तविक बनाम संभावित शक्ति में हमेशा अंतर होता है। शक्ति का केवल अनुमान लगा सकते हैं हम, संभावना पर व्यक्त कर सकते हैं। वास्तव में शक्ति कितनी है ये तो जब मुकाबला होता है तभी पता चलता है। जैसे आजकल कोरोना का बड़ा चर्चा है, आप लोग जानते हैं, और ये कहा जाता है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता वो। लेकिन इम्यूनिटी किसकी अच्छी है और किसकी कमज़ोर है ये पता तभी चलेगा जब हम कोरोना से सामना किसी का होता है। यानी जब तक मुकाबला नहीं होगा तब तक हम अनुमान ही लगा सकते हैं शक्तिशाली होने का, कि कोरोना मजबूत निकलेगा कि कोई व्यक्ति मजबूत निकलेगा उस मुकाबले में। ये कहलाता है वास्तविक बनाम संभावित शक्ति। चौथी बात, हाँ, शास्त्रियों से युक्त, अर्थात धमकी अथवा वास्तविक बल प्रयोग की संभावना रहती है इसमें। शास्त्रियां यानी दंड की संभावना इसमें रहती है हमेशा। वास्तविक प्रयोग भी हो सकता है, धमकी से भी काम चल जाता है कई बार, लेकिन उसमें संभावना रहती है। नेक्स्ट, व्यवहार परिवर्तन की क्षमता। शक्ति को हम एक क्षमता के रूप में देखते हैं। जरूरी नहीं बल का प्रयोग किया जाए, बल का प्रयोग करने की क्षमता है, इतना ही काफी है। पुलिस हमेशा बल प्रयोग नहीं करती, पुलिस बल प्रयोग कर सकती है, इस भय से ही लोग पुलिस की बात मान लेते हैं। अनिर्वचनीय, अर्थात ऐसी चीज जिसको बताना बड़ा मुश्किल है कि शक्ति होती क्या है। अनिर्वचनीय, जैसे मैंने बताया था गुड़ मीठा होता है, अब आप कहो मीठा क्या होता है भाई, अब मीठा कैसे समझाओगे, मीठे को परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है। फिर है साहब अमापनीय, मापना बड़ा मुश्किल है उसको, शक्ति को, क्योंकि ऊपर मैंने बताया था वास्तविक बनाम संभावित शक्ति। युद्ध के बारे में कहा जाता है युद्ध में का ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं चलता, तो मापना बड़ा मुश्किल है शक्ति को। और अंतिम बात, मनोवैज्ञानिक संबंध। इसका मतलब यह है कि शक्ति एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक संबंध है, जिसमें पहला पक्ष दूसरे पक्ष के मन को प्रभावित करता है। ये मार्गेंथो ने इस बात पर बल अधिक दिया है। आगे हम बढ़ते हैं, शक्ति के आयाम। देखिए शक्ति के बारे में, आयाम के बारे में जब हम बात करते हैं, तीन बातों पर बल दिया जाता है। शक्ति का विस्तार, शक्ति का क्षेत्र और शक्ति की तीव्रता। शक्ति के विस्तार का मतलब होता है कि एक शक्तिशाली जो व्यक्ति है
वो कितने लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर पाता है, यानी संख्या, नंबर ऑफ पीपल जिनको शक्ति द्वारा प्रभावित किया जा सकता है, शक्ति प्रयोग से प्रभावित किया जाता है। 100 लोग, 50 लोग, कितने लोगों को हम प्रभावित कर सकते हैं शक्ति के प्रयोग से, ये कहलाता है शक्ति का विस्तार। कितने लोगों को, कितना मतलब कितने का आंसर है। फिर है साहब शक्ति का क्षेत्र, किन विषयों अथवा क्षेत्रों में शक्ति धारक अपना प्रभाव छोड़ पाता है। मान ले पहले का आंसर हो गया 100, फिर सवाल उठता है कि वो 100 लोग कौन कौन सी बात मान लेंगे आपकी, किस किस मामले में आपकी बात मान लेंगे। कुछ मामलों में आपकी बात मान सकते हैं, कुछ मामलों में नहीं भी मान सकते। जैसे मान लीजिए कोई आदेश दिया जाता है एक क्षेत्र में कि भाई आप अभी कोरोना की स्थिति है और 500 रुपये आप चंदा दीजिए ताकि जो गरीब लोग हैं उनकी मदद की जा सके। इस बात को हो सकता है मान लें। दूसरा, आप कोई और आदेश दें किसी और संबंधित मामले में, जिसको हो सकता है न माना जाए आपकी बात को। यानी किन किन मामलों में वो 100 लोग प्रभावित किए जा सकते हैं, वो कहलाता है शक्ति का क्षेत्र। और तीसरा है शक्ति की तीव्रता। मान लीजिए जैसे वो पिछले उदाहरण में मैंने बताया कि भाई 500 रुपये देने को तैयार हो जाए, कल को आपको 5 हजार रुपये दीजिए या 50 हजार रुपये दीजिए, तो वही 100 लोग बना कर देंगे कि भाई हम नहीं देंगे 50, या हो सकता है उनमें से 4-5 लोग देने को तैयार भी हो जाए। तो ये शक्ति के 3 पक्ष हैं, 3 पहलू हैं, आयाम हैं, जिनके आधार पर हम शक्ति को और गहराई से समझ पाते हैं कि कोई व्यक्ति कितना शक्तिशाली है। 100 लोग किसी की बात को मानने के लिए तैयार हो सकते हैं, लेकिन किन किन क्षेत्रों में वो बात मानेंगे ये ज़रूरी, ये पता लगाना भी महत्वपूर्ण है। और साथ में किस सीमा तक वो बात को मानेंगे, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं शक्ति के प्रकार। कोई बहुत विशेष बात नहीं है इसमें। शक्ति का पहला प्रकार है औचित्यपूर्ण शक्ति, यानी ऐसी शक्ति जिसको उचित मानते हैं लोग, जिसको सत्ता भी कहते हैं हम दूसरे शब्दों में। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सत्ता के बारे में। इसको औचित्यपूर्ण शक्ति यानी सत्ता कहते हैं। और ये सत्ता 3 प्रकार की होती है, संवैधानिक या विधिक, और दूसरा परंपरागत, और तीसरा करिश्माई। यानी जो संविधान पर आधारित होती है सत्ता, उसको संवैधानिक कहते हैं या विधिक कहते हैं। दूसरा परंपराओं पर आधारित होती है, उसको परंपरागत सत्ता कहते हैं। और तीसरा करिश्मे पर, व्यक्तिगत चमत्कार पर आधारित होती है, करिश्मा मतलब चमत्कार, उसे करिश्माई सत्ता कहते हैं। दूसरी होती है अवैध या अनौचित्यपूर्ण शक्ति। बहुत सारी शक्तियां ऐसी औचित्यपूर्ण हो जरूरी नहीं है। उदाहरण के लिए हम बात करें, जैसे पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने की और उसके लिए बल प्रयोग करने की औचित्यपूर्ण शक्ति है, लेकिन पुलिस को किसी को तंग करने के लिए बल प्रयोग करने की शक्ति नहीं है। तीसरा है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शक्ति। शक्ति प्रत्यक्ष भी हो सकती है, अप्रत्यक्ष भी हो सकती है। प्रत्यक्ष मतलब जो प्राइमरी सोर्स के आधार पर हम कह रहे हैं इसको। फिर है प्रकट या अंतर्निहित शक्ति। एक शक्ति होती है बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने वाली, और एक अस्पष्ट होती है, मतलब अंतर्निहित होती है। शक्ति है लेकिन वो सीधे सीधे प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ती आपको। केंद्रित या विकेंद्रित हो सकती है शक्ति। केंद्रित का मतलब एक जगह इकट्ठा, और विकेंद्रित मतलब बटी हुई। फिर एक पक्षीय, द्विपक्षीय, बहुपक्षीय शक्ति के बारे में बताया जाता है। ये कोई बहुत विशिष्ट बात नहीं है, ज़्यादा समझने बहुत मतलब मुश्किल चीज़ नहीं है। आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको।
फिर राष्ट्रीय शक्ति में सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति तथा मनोवैज्ञानिक शक्ति की बात होती है। आगे हम बढ़ते हैं शक्ति के स्रोत, सोर्स। शक्ति कहाँ किन चीजों से मिलती है? कोई शक्तिशाली है तो क्यों है, क्या कारण है, उसकी शक्ति का आधार क्या है? तो पहला स्रोत है ज्ञान। नॉलेज इज पावर। ज्ञान शक्ति का आधार होता है। अक्सर आप सुनते हैं बोलचाल में अकल बड़ी की भैंस। अकल का मतलब ज्ञान। तो ज्ञान शक्ति का स्रोत है। ज्ञान से ही मनुष्य ने जो है इस प्रकृति को अपने वश में किया है, काफी हद तक वश में कर लिया है अपने ज्ञान के आधार पर। तो ज्ञान शक्ति का स्रोत है पहला। फिर है संपत्ति। आपके पास जो संपत्ति है वो भी आपकी शक्ति का स्रोत है। आप देखते हैं जिसके पास पैसा होता है वो सब कुछ कर लेता है, सही को गलत कर लेता है, गलत को सही कर देता है। वो किसी भी वो एक पावर का स्रोत है, शक्ति का स्रोत है धन, संपत्ति। संस्कृत में एक लाइन आती है, सर्वे गुणा कांचनम आश्रयंती, कि सारे गुण सोने का अनुसरण करते हैं। जिसके पास रुपया पैसा है उसमें सब गुण आ जाते हैं। एक शेर भी है उर्दू में। वो शेर ये है कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर पलता है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। इसका मतलब ये है कि जिसके पास अमीरी का शजर माने पेड़, शजर माने पेड़, जिसके घर में अमीरी का शजर है यानी अमीरी है, पैसा है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। उनकी हर बुराई, ऐब माने बुराई, हुनर लगता है। हुनर मतलब उनका एक गुण मान लीजिए, उनकी विशेष योग्यता मान लीजिए, वो उस रूप में देखते हैं लोग। तो कहने का मतलब यही है कि संपत्ति जो है आपकी शक्ति को बढ़ाती है। तीसरा, संगठन भी शक्ति का स्रोत है। फिर एक लाइन याद आती है संस्कृत की, कली संघे शक्ति कली युगे, कि कलयुग में संगठन में ही शक्ति होती है। जो लोग जितने संगठित होते हैं वो उतने शक्तिशाली होते हैं। बचपन में आपने किसान की कहानी पढ़ी होगी जिसमें वो अपने बच्चों को बुलाता है और उन्हें एक लकड़ी का गट्ठर देता है, 4-5 लकड़ियाँ एक साथ बांध करके देता है, उनको कहता है तोड़ो। वो नहीं तोड़ पाते। फिर उनको गट्ठर को खोल के अलग अलग लकड़ियाँ देता है, वो सब तोड़ देते हैं। यानी वो सिखाना चाहता है कि आप 4-5 भाई अगर मिलजुल के रहोगे तो आपको कोई नहीं हरा पाएगा, लेकिन अगर आप अलग अलग रहे, बिखर गए, तो आपको कोई भी पराजित कर देगा। तो संगठन में शक्ति होती है। व्यक्तित्व भी शक्ति का स्रोत होता है। कई लोगों का व्यक्तित्व ऐसा होता है जो हमें बहुत प्रभावित करते हैं। हम हर बात मानने को तैयार हो जाते हैं आसानी से। कई लोग होते हैं जिनकी बात मानने में हमें अच्छा नहीं लगता, वो हमें प्रभावित नहीं करते। तो व्यक्तित्व जो है वो शक्ति का स्रोत होता है। उसके बाद है सामाजिक स्तर। समाज में किसी का क्या स्तर है, क्या स्टेटस है, वो भी शक्ति उसको देता है। और अंतिम बात है सत्ता, यानी कानून द्वारा सौंपी गई शक्ति, वो भी शक्ति का स्रोत है। कोई व्यक्ति वैसे कमज़ोर हो सकता है शरीर से, लेकिन उसके पास अगर कानून की शक्ति है तो उसकी बात माननी पड़ती है आपको। जज होता है जैसे, उसके पास कोई ताकत वैसे नहीं होती, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होता वो, लेकिन उसके पास कानूनन शक्ति है, संविधान से उसको शक्ति मिली हुई है, जिसको सत्ता कहते हैं। और वो किसी को फांसी पर लटकाने का आदेश भी दे सकता है और उसकी बात को माना जाता है। तो ये कुछ स्रोत हैं शक्ति के। और आज इस टॉपिक का अंतिम तो इस टॉपिक का अंतिम चरण हम पहुंच रहे हैं, जिसमें अब हम देखेंगे शक्ति प्रयोग की पद्धतियाँ। शक्ति प्रयोग की पद्धतियाँ क्या क्या हैं? एक लेखक है क्रेस पिग्नी, वो 6 पद्धतियाँ उन्होंने बताई हैं। पहला, बाध्यकारी, यानी बल प्रयोग की धमकी अथवा उसके वास्तविक प्रयोग द्वारा। या तो हम बल प्रयोग की धमकी देके किसी से काम करा लें, या उसका वास्तविक जरूरत पड़े तो वास्तव में प्रयोग भी कर लें और उससे काम करा लें सामने वाले से। पहली पद्धति ये है जो सबसे मतलब शक्ति का प्रकट रूप दिखाई देता है इसमें हमें। दूसरा, प्रलोभनकारी शक्ति,
कोई प्रलोभन लालच दे करके हम काम करा लें, जैसे आर्थिक पैसे पैसे दे सकते हैं, या आग कोई लालच दे सकते हैं। राजनीतिक लालच भी हो सकता है इसमें, या अन्य प्रकार के कोई लालच हो सकते हैं। कोई काम करवाने का लालच दे सकते हैं हम उसको, नौकरी का लालच देके बहुत कुछ कई बार हम बहुत सारे काम करवा लेते हैं लोगों से। प्रतिक्रियावादी, सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रिया के आधार पर। कई बार हम ये सोचते हैं यार अगर हम ये काम कर देंगे तो आगे चल करके हमें फायदा हो सकता है, या कई बार ये सोचते हैं कि नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो सकता है। इस अंदाज करके हम कई सारे काम करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप बस में बैठे हुए हैं और कोई बड़ा अधिकारी भी बस में चढ़ता है, वो आपको भी पहचानता है, आप उसे पहचानते हैं, या थाने का पुलिसकर्मी ही बैठ चढ़ता है, तो आप उसको सीट दे देंगे, सोचेंगे यार हो सकता है कहीं मैं फंस जाऊं कल को तो मुझे बचा लेगा शायद, ये सोच के आप उसको सीट देते हैं। ये सकारात्मक प्रतिक्रिया सोच करके आप देते हैं। या ऐसा हो सकता है कि आप डर लगे कि यार कल को मेरा कोई मामला चल रहा है वहाँ और मुझे फंसा देगा, सीट नहीं दो देता हूँ इसको मैं। तो ये सकारात्मक और नकारात्मक प्रतिक्रिया के अपेक्षा में आप जो है काम करते हैं। बाधाकारी, चौथा है बाधाकारी। इसका मतलब ये है कि मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करके। आप डायरेक्टली उसको मजबूर नहीं कर रहे काम करने के लिए, लेकिन आप उसके रास्ते में बाधा पैदा कर दें ताकि वो आपकी बात मान ले। फिर है चमत्कारी। किसी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर के अगर हम कोई काम करते हैं तो ये चमत्कारी शक्ति का प्रयोग है। और अंतिम समझा बुझाकर इसको हम ये मान लेते हैं कि जो आदेश दे रहा है व्यक्ति वो सही आदमी है, उसको आदेश देने का अधिकार है, ये मान करके काम करते हैं। या उसका आदेश सही है ये मान करके अगर हम करते हैं तो ये अंतिम प्रकार है। भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें तो साम दान दंड भेद का जो है 4 उपाय बताए गए हैं। ये शक्ति प्रयोग की विधियां हैं। साम माने मीठा बोल के, प्रशंसा करके, अरे साहब आप तो बड़े महान हो, आपका क्या कहना, हमने काम करा लिया, ये भी एक प्रकार की शक्ति। दान, कुछ दे ले दे के काम करा लिया, लालच वाला जो था। तीसरा भेद, मतलब सामने वाले को एक तरह से फूट डाल करके काम करा लेना। और चौथा है दंड दे करके, दबा करके, मजबूर करके काम करा लेना। तो ये शक्ति प्रयोग के कुछ तरीके हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। कोई कठिनाई हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।